नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीभीत की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में हमारा विषय हिंदी है। हमारे 2 पाठ पूर्ण हो गए थे और अब हम अपना नवीन नया तीसरा पाठ जो है सेनापति प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आज सबसे पहले हम सेनापति जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। पहले बच्चों, सेनापति जी जो है वो रीतिकाल के महान और भावप्रवण कवि हैं। रीतिकाल के ये कवि हैं, प्रमुख हैं। और हम इनके सामान्य जीवन परिचय की बात करते हैं, उसके बाद साहित्य कृतियों की बात करेंगे। जीवन परिचय में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं वो है इनके जन्म की, वो है विक्रम संवत 1616। अगर हम इसे सन में परिवर्तित करते हैं तो हमारा जो सन इनके संवत के हिसाब से निकलता है 1559 ईस्वी। और हम बात करते हैं जन्म स्थान की। पहले बच्चों, मैं यहाँ पर सामान्य बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे वो जितने भी कवि हैं उनके बारे में उपलब्ध अनुपलब्ध जानकारियों में संशय रहता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत माने हैं। उसके आधार पर अगर हम इनकी बात करते हैं, ये जन्म सन हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है तो हम 1616 मानते हैं, परंतु ये इनका नाम नहीं है। इनका नाम क्या है, ये नागेश भट्ट से तुलना की जाती है और उनके समान मानते हुए क्या किया जाता है, तो इनका ये जीवन परिचय हमारे विभिन्न विद्वानों ने माना है और हम उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो इसलिए इनका जो जन्म सन निकलता है विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग माना है, परंतु हमारे इस पाठ्य पुस्तक के अनुसार 1616 विक्रम संवत माना गया, जो कि सन 1559 बनता है। इनके जो पिता थे वो गंगा के किनारे पे एक अनूप बस्ती थी। क्या थी? गंगा के किनारे अनूप बस्ती रहते थे। तो इनका जो जन्म स्थान है वो भी वहीं माना गया, वो है अनूप शहर। और जो कि क्या है, बुलंदशहर, जो एक यूपी माने उत्तर प्रदेश का क्या है जिला है, वहाँ पर स्थित है। हम इनकी जाति की बात करें तो प्यारे बच्चों, ये दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण थे। क्या थे? ये जाति से क्या हैं? ब्राह्मण हैं। और कैसे ब्राह्मण हैं? दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इनके पिता थे गंगाधर दीक्षित। अगर हम इनके प्रपितामह माने इनके दादा की बात करें, इनके दादा थे परशुराम दीक्षित। परशुराम दीक्षित इनके विद्यागुरु हैं हीरामणि दीक्षित। हम इनकी उपाधि की बात करते हैं तो विभिन्न विद्वान ये जो सेनापति जो हम नाम दे रहे हैं, ये नाम न मान करके इनकी उपाधि मानते हैं या इनका उपनाम भी मानते हैं। प्यारे बच्चों, ये अपने जीवन के अंतिम समय में संन्यास धारण कर लेते हैं और क्या है, वृंदावन चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, सेनापति जी रीतिकाल के आत्मविश्वासी कवि हैं। ये दरबार में थे ऐसा माना जाता है, और किस दरबार में थे, किस राजा के आश्रय में रहे, इस विषय में अभी क्या है संशय है। उसका निर्णय विभिन्न विद्वानों के माध्यम से हो नहीं पाया है, परंतु क्यों इनका जो काव्य है उस काव्य के आधार पर माना जाता है कि ये दरबार में किसी न किसी राजा के रहे आश्रयदाता के रूप में। परंतु वहाँ पर इन्होंने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ क्या किया है, समाज धर्म दर्शन से संबंधित भी क्या है अपने काव्य की रचना की है। इन्होंने राजा के दरबार में रहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार और विलास संबंधी रचनाओं की रचना ही नहीं की, बल्कि धर्म दर्शन साहित्य उस समय के अनुसार क्या किया है, संकलन किया है। सेनापति जी संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान और पंडित हैं। प्यारे बच्चों, सेनापति जी जो हैं वो मैंने कहा रीतिकाल के कवि हैं, परंतु इनकी रचनाएं हमें भक्ति काल से संबंधित प्राप्त होती हैं और
रीतिकाल से संबंधित भी प्राप्त होती है। इसलिए दोनों रचनाओं के कालों के आधार पर इन्हें क्या कहा जाता है? संधि कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि कवि। कौन सा संधि कवि? भक्ति काल और रीति काल का संधि कवि इन्हें कहा जाता है। ये क्या है? भक्ति काल और रीति काल के संधि कवि हैं। संधि भरे दोनों के मध्य में ये कवि हैं और इन्होंने भक्ति काल में राम कथा लिखी जो कि इनकी रचना में है, उसकी हम चर्चा करेंगे, राम कथा। जबकि रीतिकाल से संबंधित अगर हम बात करें तो इन्होंने अलंकार, रस, ध्वनि संबंधी क्या किया? कवित्व छंदों की रचना की, जिसके कारण ये रीतिकाल के कवि भी क्या है? माने गए हैं। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इन्हें भक्ति काल में रखते हैं और अन्य जो आलोचक है वे इन्हें रीति काल में रखते हैं। इस प्रकार ये भक्ति और रीति दोनों के क्या हैं? संधि कवि कहे जा सकते हैं। निर्णयात्मक रूप में अगर हम देखें तो हम इनके काव्य की अगर हम बात करते हैं तो इनकी रचनाओं में दो रचनाएं हैं। एक है काव्य कल्पद्रुम। इनकी ये जो रचना है ये अप्राप्य बताई गई है, माने ये मिलती नहीं है। तो भाई मिलती कौन सी है? तो मिलती है इनकी रचना दूसरी है, वो है कवित रत्नाकर। यह जो रचना है इसमें 5 तरंगे हैं, 394 छंद हैं। कितने? 394 छंद। तरंगों का मतलब हम अध्यायों से ले सकते हैं। 5 अध्याय हैं, कुल 393 छंद हैं। इस ग्रंथ के अंदर इन्होंने षड ऋतु वर्णन, षड ऋतु माने 6 ऋतुओं का क्या किया है? वर्णन किया है। इसी में राम कथा का वर्णन है। इसी रचना में श्रृंगार वर्णन हमें मिलता है और इसी रचना में हमें अलंकारों में जो विशेष है, श्लेष अलंकार, इनका जो विशेष क्या कहते हैं सिद्धहस्त हैं ये, उनका हमें वर्णन मिलता है। प्यारे बच्चों, ये 4 विषय वस्तुएं इनके इस ग्रंथ की हैं। अगर हम इनके साहित्यिक कृतियों के आधार पर अगर हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि जो सेनापति जी हैं वो क्या हैं? रीतिबद्ध कवि माने गए हैं रीतिकाल के, और ये अलंकारवादी और रसवादी कवि है। इन्होंने अलंकार और रस ध्वनि से संबंधित काव्य रचना की। किसमें? कवित रत्नाकर में। इनकी भाषा इतनी सरल सहज है कि इनकी काव्य में मौलिकता का क्या होता है? हमें वर्णन मिलता है, मौलिकता हमें दिखाई देती है। और मौलिकता में भी इनके काव्य में हमें ऋतु वर्णन विशेष ध्यान दिया जाता है। ऋतु वर्णन इनके जैसा हिंदी साहित्य में बेजोड़ है, कहीं भी नहीं लिखा गया। और ये ऋतु वर्णन के कारण क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। किसके कारण? ऋतु वर्णन इनका हिंदी साहित्य में प्रिय है। दूसरी फिर एक विशेष बात ये है कि ये श्लेष अलंकार इनका प्रिय है और श्लेष अलंकार में क्या है? ये सिद्धहस्त है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, श्लेष अलंकार में श्लेष शब्द का मतलब चिपकना होता है, अर्थात जिस शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं वो क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। और जब ये शेष अलंकार का प्रयोग काव्य में करते हैं, अपने छंदों में करते हैं, तो उस छंद के क्या हो जाते हैं? एक से ज़्यादा अर्थ हो जाते हैं। इसलिए ये अपने श्लेष अलंकार के लिए क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध माने गए हैं। प्यारे बच्चों, ये रीतिबद्ध कवि हैं, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। ये रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध कवि का मतलब जिन्होंने अलंकार, रस, नायिका भेद संबंधी लक्षण ग्रंथों की रचना की हो। इसलिए इन्होंने कवित रत्नाकर में श्रृंगार का वर्णन किया, अलंकार का वर्णन किया। ये रीतिबद्धता के अंदर आता है, इसलिए हम इन्हें रीतिबद्ध कवि भी कह देते हैं। प्यारे बच्चों, इनका मैंने बता दिया भी ऋतु वर्णन बेजोड़ है और प्रकृति का बड़ा ही सूक्ष्म से सूक्ष्म निरीक्षण ये करते हैं और उसको अपनी भाषा में ऐसा वर्णित कर देते हैं कि वह वास्तव में अभूतपूर्व लगता है, अनोखा लगता है। प्यारे बच्चों, इनके
काव्य के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे शुक्ल जी ने एक बहुत बड़ी बात इनके लिए कही है। वो कहते हैं, एक तो ये बड़े ही सहृदय कवि हैं। शुक्ल जी इनके लिए महत्वपूर्ण कथन का है। पहला तो ये कि एक तो ये बड़े ही सहृदय कवि है, दूसरा ऋतु वर्णन इनके जैसा अन्य कोई भी श्रृंगारी कवि नहीं कर पाया है। ऋतु वर्णन क्या है? ऐसा विशेष है कि ऐसे कोई भी अन्य जितने भी श्रृंगारी कवि हुए हैं वैसा वर्णन इनके समान कहीं भी नहीं मिलता है। इनकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी। अगर हम इनकी कविता रत्नाकर रचना के आधार पर इनकी विवेचना करें, इनके जीवन को जानने के प्रयास करें, तो इनके जीवन का आधार, इनकी गरिमा, इनकी महिमा, इनकी आत्मशक्ति का परिचय हमें सिर्फ और सिर्फ इस ग्रंथ से ही मिलता है। अब हम इनके इस ग्रंथ के आधार पर इनकी कला पक्ष की अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास सबसे पहला बिंदु होता है हमारी भाषा, और वो भाषा है ब्रज। प्यारे बच्चों, इनकी भाषा बड़ी ही परिमार्जित है और इनकी भाषा में हमें संस्कृत और फारसी के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। अगर हम इनके काव्य में रस की बात करें तो भाई बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि श्रृंगार रस इन्होंने प्रयुक्त किया। अगर हम इनके काव्य में छंद की बात करें तो वो छंद है इनका कवित्त छंद, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है कवित्त रत्नाकर, कवित्तों का रत्नों का, कवित्त रत्नों का जो समूह है वो है। इसके बाद हम अगर इनकी बात करें गुण की, प्यारे बच्चों, इनके काव्य में हमें ओज, प्रसाद और माधुर्य, तीनों गुणों का क्या है प्रयोग इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। अगर हम इनकी शैली की बात करें तो शैली इनकी है वर्णनात्मक शैली है। दूसरी इनकी शैली है अलंकरणात्मक, और तीसरी इनकी शैली है शब्द चित्रात्मक। वर्णनात्मक का मतलब इन्होंने जिस विषय को छुआ, जिस विषय वस्तु को लिया, चाहे वह प्रकृति का कोई भी विषय हो, श्रृंगार का कोई भी विषय हो, उसका संपूर्ण वर्णन करने का प्रयास किया। अलंकारों का सुंदर प्रयोग और शब्द चित्रात्मक शब्द प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इनका जो भी कविता है वो हमारे को क्या करता है, हमारे सामने उसको पढ़ते ही उसका शब्द से चित्र बन जाता है। अब हम इसमें अलंकार की बात करें तो अलंकार, जैसा कि मैं सर्वप्रथम बता ही चुका हूँ, वो है श्लेष अलंकार, इन्हें प्रिय है, ये इसमें सिद्धस्थ है। इसके साथ में हमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग इनके काव्य में हमें प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार अगर हम इनके संपूर्ण काव्य को आधार मान करके अगर निष्कर्षतः हमें कुछ बात कहनी पड़ती है और इनके व्यक्तित्व की कोई विशेषताएं अगर हम उद्घाटित करना चाहते हैं तो वो विशेषताएं कौन सी कहूँ मैं? वो सबसे पहली विशेषता पांडित्यपूर्ण, पंडिताई से पूर्ण। क्यों? संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान पंडित हैं। दूसरी बात अलंकारवादी, अलंकारों का प्रयोग बहुत ही सुंदर हमें देखने को मिलता है। तीसरा है चाटुकारिता शून्य। क्यों? क्योंकि मैंने पहले कह दिया ये दरबार में थे, हमें ज्ञात नहीं है किसके दरबार में थे, परंतु जहाँ भी थे इन्होंने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। इन्होंने उस समय में राजकवि जो अन्य राजकवि थे उनसे भिन्न लेखन किया। उनके दरबार में रहते हुए उस समय के समाज, धर्म, दर्शन का जो सम्यक चित्रण हमें इनके रचना में मिलता है, तो इसलिए चाटुकार्य शून्य हैं, मैंने चापलूसी नहीं करते। इस प्रकार ये समाज के हितैषी है, क्योंकि समाज हितैषी न होते तो मैं नहीं मानता शायद कभी रामकथा ये लिख भी पाते। इसलिए युग दृष्टा, भाई रामकथा लिखी है, रामकथा लिखना बाबा तुलसीदास जी ने लिखी और वो आज हर घर में विराजमान है, कोई आसान कार्य नहीं है, परंतु इन्होंने रामकथा लिख करके समाज का हित भी किया है और युग के दृष्टा भी हैं, युग को देखने वाले भी हैं, और ये क्या है, समाज के चिंतक हैं।
समाज के चिंतक है। इसीलिए इन्होंने उन विलासी श्रृंगारी वर्णन के स्थान पे प्रकृति के षड ऋतुओं का वर्णन किया। और प्रकृति के षड ऋतु वर्णन में हमें श्लेष अलंकार के माध्यम से बड़ा ही सुंदर चमत्कार इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार निष्कर्षतः हम अगर हम कहना चाहे, सेनापति का जो व्यक्तित्व है वो पांडित्यपूर्ण, अलंकारवादी, चाटुकारिता शून्य, समाज हितैषी, युगदृष्टा और समाज के चिंतक है, या हम कहे चिंतन प्रधान कवि हैं। इस प्रकार आज की हमारे इस जीवन परिचय में पूर्ण हुआ। इतना ही। अगली कक्षा में इनके जो कवित है उनके साथ हम व्याख्या सहित करेंगे। धन्यवाद।